हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी एकदम सेफ होंगे अपने घरों में। और घरों में रहने का कारण इस समय कोविड-19 है, जो दूसरी लहर इसकी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और जिससे हमारी स्कूल कॉलेजेस सब पूर्ण रूप से बंद हुए हैं। तो इसमें हम घर हैं और अपना घर पर ध्यान रखना है। तो इससे हमारा एजुकेशन में भी बहुत लॉस हुआ, हमारी स्टडी में भी। तो जिसके लिए मैं आप सभी के लिए यूट्यूब पर क्लास 10th के लिए कुछ लाया हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके बारे में हम लोग पूरा इन डेप्थ में जानेंगे। और उससे पहले आप लोग से सम्मिलित निवेदन है, आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। हमेशा जब भी बाहर निकलें, पहली बात तो बाहर निकले ही ना, जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ बाहर ना निकले। और जब भी निकलें डबल मास्क का यूज करें। चाहे आपके पापा मम्मी भाई बहन कोई भी अगर बाहर जाए उसको मास्क लगवा के भेजें। वापस आने के बाद सैनिटाइज करें, हो सके तो नहा भी लें। जितनी भी सावधानी आप लोग बरत सकते हैं उतना बरतें। और हम लोग का जो स्टडी है वो तो खैर चलता ही रहेगा, लेकिन हालांकि पहले जैसा नहीं चल रहा है। स्कूल खुले रहते तो कुछ और ही तरीका होता है। इस जैसे कठिन परिस्थिति में हम लोग प्रयास कर रहे हैं अच्छा से अच्छा करने के लिए। तो चलिए आज हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक, जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, वैसे तो आप थंबनेल में पढ़ ही चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ें तो सबसे पहले एक चीज़ हम देखते हैं, जब हम अपने दैनिक जीवन में डेली जो कुछ भी खाते पीते हैं वो या फिर एसिडिक टेस्ट का होगा, या फिर बेसिक होगा, या फिर साल्ट होगा। इन्हीं तीनों में से उसका टेस्ट कोई ना कोई होगा। एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, साल्ट हो सकता है। तो ये एसिड, बेस और साल्ट है क्या, इसको बहुत हम लोग इलिब्रेट में जानेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो एसिड के बारे में हम लोग सामान्यतः जानते हैं, छोटी क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एसिड जो होते हैं, अम्ल उसको कहते हैं, वो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि सोर टू टेस्ट। सोर मतलब खट्टा, स्वाद में खट्टे होते हैं। और थोड़े और आगे आने के बाद हम लोगों ने जाना कि एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीला लिटमस क्या होता है? ये थैलोपाइटस समूह के लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। वो एक सूचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इंडिकेटर के रूप में। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये जान ले, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये इसकी बहुत बेसिक डिफिनीशन है। और क्षार के बारे में यानी कि बेस के बारे में क्या जानते हैं? वह स्वाद में कड़वा होता है, यानी कि बीटर टू टेस्ट। और ये इसका जस्ट एसिड का जस्ट उल्टा काम करता है। वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या? क्षार यानी कि बेस। एसिड जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लेकिन बेस जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इसकी ये सब बहुत नॉर्मली डिफिनीशन है, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। हम 10th की स्टैंडर्ड से अगर हम लोग अब देखें तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो उसमें से यहाँ 10th के स्टैंडर्ड पे हम लोग दो साइंटिस्ट के डिफिनीशन पढ़ेंगे, यानी कि दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने एसिड बेस के बारे में अपना जो भी थ्योरी दिया उसको हम जानेंगे। तो पहले हैं स्वांटे आर्हेनियस, जिन्होंने 1887 ईस्वी में दिया था। और उसके बाद आए ब्रॉन्स्टेड लॉरी, उन्होंने 1923 में दिया। क्यों दिया? सबके पीछे रीजन से बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेविस का भी थ्योरी है। तो हम लोग यहाँ सिर्फ दो का पढ़ने वाले हैं, स्वांटे आर्हेनियस का पढ़ने वाले हैं और ब्रॉन्स्टेड लॉरी का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्वांटे आर्हेनियस के। अकॉर्डिंग टू स्वांटे आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू स्वांटे आर्हेनियस, स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार हम लोग एसिड की डिफिनीशन देखेंगे। आर्हेनियस ने एसिड के बारे में क्या बताया? देखिए, आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल जो होते हैं यानी कि एसिड, जब इनको वाटर में घोला जाता है या जल में घोला जाता है
तो यह H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी कि आप सीधा कह सकते हैं अम्ल वे पदार्थ हैं जिनको जो जल में घोलने पर H+ आयन प्रोड्यूस करें, उन्हें हम एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये अर्हीनियस के अनुसार इसकी डिफिनीशन थी। क्या थी? वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन दें, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। देख लीजिए, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल कहते हैं। ये अर्हीनियस चर्चा की डिफिनीशन है। क्या कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें, एग्जाम्पल में जैसे HCl हुआ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और CH3COOH, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या हुआ HNO3 नाइट्रिक एसिड, और चलिए ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो हम लोग इतने देखते हैं। अब इसको, ये ऐसे सब्सटेंस है जिनको अगर हम जल में घोलेंगे ये डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन आयन देंगे। अब इसको आप डिकम्पोज करिए, जैसे HCl ले लीजिए, HCl, इसको अगर आप वाटर में सॉल्युबल करोगे उसके बाद ये H+ + Cl- में टूट जाएगा, H+ + Cl-। आपको सिर्फ क्या देखना है, यहाँ आपको H+ मिला, यही H+ यहाँ पर मिला, इसीलिए आप कहोगे कि ये एक एसिड है H+ के लिए। अभी आप CH3COO के ले लोगे, अभी आप ले लो इसको CH3COOH, इसको आप डिकम्पोज करिए, ये 2 भी H+ + CH3COO, बस इतना ही, इसमें टूट जाएगा, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर H+ यहाँ भी है, H+ यहाँ भी है, जहाँ भी H+ आपको मिलेगा, H+ मिलेगा, वो एसिड हुआ। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि सोच लेते हैं कि यहाँ जो ये है, यहाँ OH तो है, OH ऐसी नहीं, यहाँ OH भी दिख रहा है, लेकिन जो जल में घोलने पर H+ दे वो एसिड है, ऐसे नहीं। जो जल में घोलने पर, ये तो प्रैक्टिकल करके पता लगाया गया है कौन देता है कौन नहीं देता है, जो जल में घोलने पर H+ दे वो एसिड होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम बेस के बारे में देखते हैं। एसिड के बारे में सिर्फ इतना ही है, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। जैसे HCl हुआ, CH3CaOH, H2SO4, HNO3, ऐसे बहुत सारे हैं, अभी आगे आप लोग जानेंगे। तो इसको हमने डिकम्पोज करके देखा है, हाइड्रोजन आयन यहाँ पर दे रहे हैं, इसलिए क्या है, एसिड है। अब हम लोग देखते हैं बेस के बारे में। बेस क्या है, और ये डिफिनीशन स्वांटे अर्हीनियस के अकॉर्डिंग है, अभी हमें ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब बेस के डिफिनीशन देखते हैं। बेस क्या होता है? अर्हीनियस चर्चा ने बेस के बारे में क्या बताया, देखिए इसकी डिफिनीशन भी वैसे ही है, बस एक पॉइंट थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है कि क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन दे। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH-, इसको आप हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हो, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हो। वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन दे उन्हें हम क्षार कहते हैं या फिर बेस कहते हैं। डिफिनीशन है, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन दे क्षार कहलाता है। आप इसको क्षारक भी कह सकते हो, क्षारक। क्षार में डिफरेंट भी होता है, अभी वो आपको बताऊंगा। उससे पहले ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बताया, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन दे उन्हें वे क्षारक कहलाते हैं। अब क्या है, अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। वे पदार्थ कौन कौन से हैं जो OH-, सॉरी यहाँ पर OH- होगा,
यहाँ पर OH माइनस होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, जैसे क्या हुआ NaOH, KOH और क्या MgOH होल ट्वाइस, इसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो सिर्फ यहाँ एग्जांपल के तौर पे इतने लीजिए। देखिए बेस में अर्हीनियस चर्चा ने क्या बताया, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन दे, यानी कि OH माइनस को हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन दे क्षारक कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी आप इसको डिकम्पोज करके देख लीजिए, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको डिकम्पोज करिए, ये Na प्लस OH माइनस में डिकम्पोज होगा, Na प्लस OH माइनस। यहाँ पर ये OH माइनस मिला, OH माइनस यहाँ है, यानी कि इसको ये जल में घोलने पर ये डिकम्पोज हो रहा है, OH माइनस यहाँ मिल गया। आप किसी को भी ले सकते हो, KOH ले लीजिए, यहाँ पर K प्लस यानी कि पोटेशियम मिला और हाइड्रोक्साइड मिला, हाइड्रोक्साइड यहाँ भी मिला, इसलिए क्या है ये बेस है। ऐसे आप किसी को भी ले सकते हैं, तो ये हमारे बेस हो गया। बहुत सिंपल है, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। आप इसको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जानेंगे। देखिए इस पूरे चैप्टर में हम पहले एसिड बेस को साथ लेके चलेंगे, साल्ट को लास्ट में अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार डिफिनीशन ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने अपना डिफिनीशन, अपना थ्योरी था वो उन्होंने 1923 में दिया था। चलिए देखते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। उनके वहाँ जाने से पहले हम कुछ अर्हीनियस की कमी जान लेते हैं। अच्छा आप लोग सोचिए ज़रूरत क्या पड़ी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी को अपनी थ्योरी देने की। उनको ज़रूरत क्या पड़ी? उनको ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अर्हीनियस में कुछ कमी रह गई थी। उस कमी को सुधारने के लिए लॉरी ने अपना सिद्धांत दिया। उनमें भी कुछ कमियां हो गई, उसके लिए आगे लेविस ने अपना सिद्धांत दिया। तो उससे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने अपना थ्योरी दिया है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या दिया ये आपको पता होना ज़रूरी है। देखिए जो स्वांटे अर्हीनियस का थ्योरी था वो सिर्फ उन सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल था जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। हर सब्सटेंस के लिए नहीं था, वो सिर्फ ऐसे ही सब्सटेंस के लिए था जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अच्छा आप लोग सोचिए CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वह है एसिडिक कैरेक्टर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। उसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोक्साइड नहीं है, उसको आप कैसे अर्हीनियस के अकॉर्डिंग आप कैसे डिफाइन करोगे ये एसिड है या बेस है? वो तो एक गैस है। अब उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है? ठीक है, तो इसीलिए 1923 में उनकी जो अर्हीनियस का थ्योरी था वो सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल था जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और उन सब्सटेंस के लिए नहीं था। बहुत सारे पदार्थ हैं जैसे CaSO4 और बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, उनको कैसे डिफाइन करेंगे ये एसिड है बेस है? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और सबसे बड़ी समस्या अर्हीनियस के थ्योरी में ये थी कि जिन सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन है सिर्फ उन्हीं को डिफाइन किया जा सकता है ये एसिड है या बेस है, और जिनके पास हाइड्रोक्साइड है सिर्फ उन्हीं को डिफाइन किया जा सकता है, अदरवाइज और किसी को नहीं। मतलब ये इनकी लिमिटेशन थी इनकी थ्योरी की। इसलिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने जो अपना थ्योरी दिया वो प्रोटॉन एक्सचेंज के बेस पर दिया, प्रोटॉन विनिमय के आधार पर उन्होंने अपना थ्योरी प्रस्तुत किया। उनकी थ्योरी क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइए अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। फोटो आप लोग देख रहे हैं, फोटो आप लोग को दिख रहा होगा। और ये जो ब्रॉन्स्टेड थे ये एक डेनिश केमिस्ट थे। डेनिश का मतलब डेनमार्क से, ये डेनमार्क थे, ये यूके थे, इंग्लिश केमिस्ट। ठीक है, इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना थ्योरी प्रस्तुत किया। ठीक है, अब हम जानते हैं और इनका जो थ्योरी था वो
प्रोटॉन एक्सचेंज के बेस पर था। तो अब एसिड की डिफिनीशन देखते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी साहब के अनुसार। मिस्टर लॉरी, आई एम सॉरी मिस्टर लॉरी, देखिए इन्होंने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, ये दोनों एक नहीं थे, बताया भी ना, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अलग अलग थे। ब्रॉन्स्टेड डेनमार्क से थे और लॉरी यूके से थे, इंग्लिश केमिस्ट थे। एसिड के बारे में इन्होंने क्या बताया, अ सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। प्रोटॉन के एक्सचेंज पर, प्रोटॉन विनिमय के बेस पर इन्होंने अपना थ्योरी प्रेजेंट किया। क्या था, अ सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। जैसे वे पदार्थ जिनके अंदर क्षमता है वो प्रोटॉन एक दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकें, ठीक है, जिन पदार्थों के पास क्षमता है, जिनकी प्रकृति है दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन देने की, वे अम्ल होते हैं। और क्षार क्या होते हैं, जिन पदार्थों की प्रकृति होती है प्रोटॉन लेने की, एक्सेप्ट करने की, वो क्षार होते हैं। यहाँ प्रोटॉन का मतलब क्या है, प्रोटॉन को किससे, अभी कुछ लोग को दिमाग में आ रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन ऐसा होगा। क्यों हो सकता है भाई, हो सकता है। देखिए ऐसा ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ इसके सेंस में प्रोटॉन जो है वो H+ ही है। अब वो कैसे है ये भी एक बात है, ये H+ कैसे प्रोटॉन हो गया, ये तो हाइड्रोजन है। देख लीजिए, अभी आप एक हाइड्रोजन एटम लो, यानी कि हाइड्रोजन ये क्या है, एक एटम है, ठीक है, और एक एटम पे वो तो सामान्य न्यूट्रल रहता है, तो इस पे यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल। यानी कि इसका जब एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसका जाहिर सी बात है इस पे इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन भी 1 होगा। तो अगर ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दे, त्याग कर दे, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यानी कि H+। और जब ये माइनस वाला निकल जाएगा तो यहाँ पर इससे प्लस बचेगा, यानी कि H+ आ जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ बचे क्या, सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन बचा, इसीलिए हम H+ को प्रोटॉन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए अब इनके डिफिनीशन पे देखते हैं। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। और बेस क्या था, बेस वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से, गलती लिख दिया, जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वे क्या होते हैं, वो क्षार कहलाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ याद रखना है, यहाँ प्रोटॉन जो है वो H+ ही है, ठीक है, यहाँ प्रोटॉन कोई P+ के रूप में नहीं, यहाँ प्रोटॉन H+ ही है। देखिए एसिड के बारे में क्या कहते हैं, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, और बेस के बारे में क्या कहते हैं, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। यानी कि प्रोटॉन डोनर एसिड हुआ, प्रोटॉन रिसेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो बेस होता है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक इसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग गैस के फॉर्म में। गैस का मतलब एक ले लेते हैं HCl गैस। ये वहाँ HCl जो वहाँ लिए थे वो एक्वस के फॉर्म में था, बट यहाँ पर जो है वो गैस के फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर ये गैस के फॉर्म में है, और प्लस NH3 यानी कि अमोनिया ले लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं। क्या होगा, डिफिनीशन में पहले देख लीजिए, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। प्रोटॉन यहाँ कौन देगा, एसिड। यहाँ पर एसिड जो होगा इसके पास एक प्रोटॉन है, और ये किसको देगा, अमोनिया को। यहाँ फिर बंद किया जाएगा, रिएक्शन क्या होगा, यहाँ होगा NH4 + Cl-।
NH4 क्या होता है, ये होता है अमोनियम गैस है। ठीक है, रिएक्शन आप लोग देख लीजिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिर्फ यह है, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल हो गया HCl है और NH3 है, रिएक्शन करवा के अमोनिया मिल गया है, अमोनियम, यहाँ अमोनिया है, ये अमोनियम है, और क्लोरीन मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से, और देखिए यहाँ पर किसी मीडियन की बात नहीं हुई, यहाँ पर ऐसा बात नहीं कि किसी को जल में तो घोला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यही इनकी खासियत थी कि इन्होंने मीडियम की बात नहीं की, इनको एक्वस, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन का कहीं, एक्वस मीडियम का कहीं बात हुआ है, कहीं जल का बात हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए ये इनकी डेफिनेशन थी और इनका थ्योरी भी यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमें आज अर्हेनियस और ब्राउनस्टेड-लाउरी का थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिया है एसिड एंड बेस का। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और रह गई है, क्षारक और क्षार में अंतर क्या है। हमने वीडियो को शुरू में बोला था, क्षारक और क्षार में अंतर किसी को पता है? कमेंट करके बता सकता है। डिफिनीशन डिफरेंट बिटवीन बेस एंड एल्केली। आप लोग एक चीज नहीं जानते होंगे, क्षार को एल्केली भी बोलते हैं। जैसे एल्केली क्षार को, तो फिर बात आती है सर बेस किसको बोलते हैं? बेस देखिए एक्चुअली किसी ना किसी कंडीशन में एल्केली और बेस एक ही है, लेकिन कब एक हैं? एक चीज जान लीजिए, इसको अगर आप क्षारक बोलते हो, क्षारक, और इसको आप क्षार बोलते हो, इसमें अंतर क्या है? क्षारक क्षार में अंतर क्या है? देखिए जी, मतलब जो भी क्षारक हैं, क्षारक आप क्षार पे मत जाइए, पहले क्षारक पे जाइए। जितने भी क्षारक हैं उन क्षारकों में से जो क्षारक वाटर में सॉल्युबल हैं, जो जल में विलय हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। बात थोड़ी टेढ़ी है, समझिएगा। जितने क्षारक जल में विलय होते हैं वे क्षार होते हैं। देखिए सभी क्षारक जो होते हैं वो सभी क्षारक होते हैं। अब चाहे वो जल में विलय हो या ना हो, वो क्षारक है। अगर हो गया तो क्षार भी हो गया, क्षारक भी हो गया, दोनों हो गया। ऐसा नहीं कि कैरेक्टर अलग हो गया। तो ये बहुत क्रिटिकल डिफरेंट है, आप जान लीजिए। क्षारक सभी हैं और उन्हीं क्षारकों में से जो जल में सॉल्युबल है वो क्षार भी है। अब जैसे कुछ वाटर में सॉल्युबल जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, ये भी क्षारक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्षारक है। तो ये सब क्या है? ये वाटर में सॉल्युबल हैं, इसलिए ये क्षार भी हैं और क्षारक भी हैं, दोनों हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं और आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा, और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, गुड बाय।